हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कराएंगे और इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, आपको पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट कराई जाएंगी वीकली और क्विक इवैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। आंसर राइटिंग में फोकस रखा जाएगा ताकि मेंस आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए और सारे जीएस पेपर के ऊपर ऐसे और यूपीएससी के लिए ऑप्शनल पेपर का आंसर राइटिंग भी करवाया जाएगा। जो भी हमारे क्लासरूम है उसमें हमने स्मॉल बैचेस रखा है ताकि आपको पर्सनलाइज अटेंशन दिया जा सके। तो 20 से 30 का एक बैच होता है हमारा, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। तो फर्दर इन्हीं चीज़ों के बारे में, एडमिशन वगैरह, फ़ी वगैरह के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। इंडिया रैंक्स 6th इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो जो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसमें जस्ट अ मिनट, तो जो हाल ही में रिलीज हुआ एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है जिसको पब्लिश किया गया है बाय डीजेन सेरा एंड एसोसिएट्स। तो ध्यान रखिएगा ये नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें जो है वो दर्शाई गई है। वन बाय वन इसको हम एनालिसिस करेंगे। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 रैंकिंग एंड इसका जो ओवरव्यू है वो क्या है। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड इसका ओवरव्यू। तो इसमें अगर हम देखें तो इंडिया को जो रैंकिंग मिली है 6th रैंक है एमोंग 11 एशियन कंट्रीज। तो इसमें इकोनॉमी में इंडिया को स्कोर 3 मिला है, वर्कफोर्स में 1 मिला है। तो जितना स्कोर मिला है 1 मतलब अच्छा, 3 मतलब 1 से थोड़ा खराब। इनोवेशन में 5, इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 मिला है, बिजनेस एनवायरनमेंट में 6 मिला है, पॉलिटिकल रिस्क में आप देख सकते हैं 9 मिला है, इंटरनेशनल ट्रेड में 9 मिला है, टैक्स पॉलिसी में 9 मिला है। तो ये जो भी अभी इसमें सेगमेंट्स बताई गई है, स्कोरिंग दी गई है, इसको हम थोड़ा इसमें एनालिसिस करते हैं। तो दैट यूनिक डुअलिटी, तो क्या डुअलिटी है, क्या हमारा स्ट्रेंथ है और क्या हमारा वीकनेस है। तो इसमें अगर देखें तो वर्क फोर्स में जो रैंक 1 मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लार्ज लेबर पूल है। तो हमें पता ही है कि 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स जो है वो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। स्किल्ड भी है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या फिर स्किल इंडिया मिशन हो, इनके तहत जो यूथ है उनको स्किल दी गई है। तो इसलिए स्किल वर्कफोर्स की भी कमी नहीं है। इकोनॉमी में देखें तो रैंक 3 है, क्यों, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स है वो सही है, जैसे इन्फ्लेशन हो, डिमांड हो, सप्लाई हो, ये सभी ठीक है। मार्केट का साइज जो है सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। तो इसकी वजह से क्या है, हमें इकोनॉमी के सेगमेंट में जो रैंकिंग है वो अच्छी मिली है। फिर जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो भी हम देखें तो वर्ल्ड में हम टॉप में है, एनुअल ग्रोथ रेट अगर देखें। इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट काफ़ी पुश दे रही है, जैसे पीएम गति शक्ति हो या फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो। वीकनेस में देखें तो ये स्ट्रेंथ है पुल फैक्टर जो खींच रहा है बिजनेस को, बाकी इन्वेस्टर्स को। पुश फैक्टर क्या है जो धकेल रहा है पीछे बैकफुट पे, वो है टैक्स की पॉलिसी। तो हाई टैक्स स्लैब्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखी जाती है, और पॉलिटिकल रिस्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है लेकिन करप्शन जो है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो बनता है, जो जर्मनी बेस्ड एजेंसी जिसको बनाती है, उसमें हमारा रैंकिंग काफ़ी ख़राब है। और इंस्टीट्यूशन में देखें तो आपकी जो रेड टेपिज्म का प्रॉब्लम है, इलिटिज्म का प्रॉब्लम है, जो एक हायरार्कियल सिस्टम है, नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उनको हम पॉलिटिकल रिस्क में ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ मैंने अभी आपको कही उसी को रिवर्स करके लिखना है कि वो सभी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसमें हमारा रैंकिंग अच्छा हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो हमारा निगोसिएशंस होता है डिफरेंट नेशन के साथ, वो हमेशा हाफ रह जाता है,
कभी इम्प्लीमेंट होता है, कभी नहीं होता है। फिर जो हमारे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, उसमें काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉजिस्टिकल जो बॉटलनेक्स है वो देखी जा सकती है। फिर रीजनल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो मलेशिया, वियतनाम काफ़ी सर्च कर रहा है। वियतनाम अभी क्या है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रही है, तो हमें भी इन चीज़ को जो है हमारे देश में अप्लाई करना होगा। तो वियतनाम 3rd रैंक में है जबकि हम 6 में है। फिलीपीन हमसे भी ख़राब है, इनका रैंक 10th में है। मलेशिया को देखें तो 2nd में है, चाइना 1 में है, सिंगापुर 4th में है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, और मेंस में हम कहीं इसका जिक्र कर सकते हैं और क्या ठीक करना है उसको हम लिख सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक इंपैरेटिव्स या फिर वे फॉरवर्ड क्या लेना है, रैशनलाइज करना है टैक्सेशन को, स्टेबल होना है, प्रिडिक्टेबल बनाना है चीज़ों को। फिर आपका इम्पर्सोनेट ग्लोबल वैल्यू चेन्स, तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसके साथ हमें इंटीग्रेट करना है और जो ट्रेड बैरियर्स है उसको रिड्यूस करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर हमारे देश में लैंड लेबर लॉजिस्टिक्स को लेके जो प्रॉब्लम है, तो लेबर में अभी वर्कफोर्स तो बढ़िया है लेकिन जो कोड्स हैं, जो लॉज है वो काफ़ी आपकी हैरासिंग है, उसको ठीक करना है। इंप्रूव करना है लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, और फोकस करना है चाइना +1 स्ट्रैटेजी को, ताकि जो डिफरेंट एमएनसीज है वो डाइवर्सिफाई करके इंडिया में आ सके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर्टिकल अबाउट इंडिया साइंस लेटर ऑफ इंटेंट टू एलिवेट डिफेंस टाइज विथ यूएई। तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, अपनी डिफेंस टाइज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पैक्ट कब साइन हो रहा है? द साइनिंग ऑफ द पैक्ट कम्स एमिड इंक्रीजिंग सऊदी पाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन। तो हम देख सकते हैं कि हाल ही में डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, और ये हमारे लिए एक कंसर्न की बात है क्योंकि वेस्ट एशिया में हमारा जो आपका एक स्ट्रेटेजिक टाई है विथ डिफरेंट अरेबियन नेशंस, वो वीक दिखता है अगर पाकिस्तान ज़्यादा क्लोज टाई मेंटेन करता है तो इसीलिए क्या है, इसमें आप देख सकते हैं यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके साथ हाल ही में पीएम रेसिडेंस में मुलाकात हुई, और इसी मुलाकात में क्या किया है, दोनों देशों ने सिर्फ ट्रांजैक्शनल जो पॉलिसीज़ है या फिर ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप के आगे जाके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। तो ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप में क्या होता है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब हम स्ट्रैटेजिक लेवल पे चले जाते हैं तो डिफेंस हो, एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी हो, इन सभी चीज़ों में और हम अलाइंड होने लगते हैं, इंटीग्रेट होने लगते हैं। तो इससे क्या है, अभी वेस्ट एशिया जो है वो वर्ल्ड के सभी एरिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट एशिया काफ़ी एनर्जी रिच रीजन है, और उस हिसाब से सऊदी जैसे इकोनॉमी, यूएई जैसे इकोनॉमी काफ़ी फ्लोरिश कर रहे हैं। इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो इंडियन डायस्पोरा है वो भी काफ़ी काम करती है। तो इसीलिए अभी इसमें देख सकते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान का जो कोऑपरेशन हुआ तो इससे हमने बैलेंस किया बाय सीकिंग फ्रेंडशिप विथ यूएई इन अ स्ट्रैटेजिक टर्म। तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो इवोल्यूशन होगी इन वेस्ट एशिया। तो अभी की ड्राइवर्स क्या है कि क्यों इंडिया यूएई जो है वो आपकी डिफेंस पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को सीक कर रहे हैं ताकि रीजनल स्टेबिलिटी को बचाई जा सके और ओवर रिलायंस जो है वन ब्लॉक के ऊपर उसको मिनिमाइज किया जा सके। और इंडिया का जो लुक वेस्ट पॉलिसी है, एक तो हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी है जिसमें हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को ध्यान देते हैं, उसी के साथ अभी कंपैरेटिवली एक लुक वेस्ट पॉलिसी भी आया है। तो ये भी क्या कर रहा है कि वेस्ट के इकोनॉमी के साथ या फिर वेस्ट के कंट्री के साथ पॉलिटिकल लेवल पे हो, मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे कन्वर्ज करना, इकोनॉमिक लेवल पे कन्वर्ज करना, टेक्नोलॉजिकल रेजिम में कन्वर्ज करना, स्ट्रैटेजिक फील्ड लाइक डिफेंस, एआई में कन्वर्ज करना, ये सभी हम देख सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट पिलर में अगर देखें तो डिफेंस पार्टनरशिप की जा रही है। तो एमिंग फॉर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट शिफ्ट फ्रॉम सिर्फ ट्रेनिंग और विजिट तक नहीं रहेगा, अभी डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भी की जाएंगी। एनर्जी सिक्योरिटी में एलएनजी को लेके डील हुआ है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेके। स्पेस डिप्लोमेसी को देखें तो इंडिया स्पेस में काफ़ी पावरफुल है, तो हम स्पेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं रिच कंट्रीज लाइक यूएई को। इकोनॉमिक एम्बिशन देखें तो जो ट्रेड है अभी $100 बिलियन का है, तो उसको $200 बिलियन किया जाना है बाई 2030। तो देख सकते हैं कि कैसे ट्रांजिशन हुआ है, पहले हम सिर्फ
ऑयल लेबर की जो आवाजाही है वही होती थी। 15 के बाद अगर देखें तो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हुआ आफ्टर विजिट बाय आवर ऑनरेबल पीएम। 2017 में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लिया गया। 2022 में देखें तो सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम को लिया गया और करेंटली डिफेंस में ध्यान दिया जा रहा है। तो चैलेंजेस क्या है? जो सऊदी के साथ अलायंस है, सऊदी का एक प्रेशर है इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि सऊदी पाकिस्तान क्लोज आते हैं तो जो आपका वेस्ट एशिया है उसमें इंडिया आपके बैकफुट पे चला जाता है। तो इसीलिए पैरेलल जो कंट्री है लाइक यूएई, उनके साथ हमें भी डिफेंस टाइज रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी जो भी हम टाइज बनाना चाह रहे हैं उसको एक्सपर्टाइट करना काफ़ी ज़रूरी है। और आपका डायस्पोरा जो है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, लेवरेज ले सकते हैं उनका। नेक्स्ट देखते हैं अगला आर्टिकल। तो EU UK अटेम्प्ट नेगोशिएटिंग विथ ट्रम्प। तो जो पूरा मुद्दा है ग्रीनलैंड को लेके है। तो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है बाई यूएसए, स्पेशली बाई देयर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड को वेपनाइज कर रहे हैं। धमकी दी है कि फरवरी 1 से 10% टैरिफ लगेगा और ग्रेजुअली ये जून तक 25% तक चला जाएगा। तो इसमें यूरोपियन यूनियन और यूके अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि नेगोशिएट कर सके विथ ट्रम्प। तो इसमें यूके और जो जर्मनी है वो आपकी सॉफ्ट रुख अपना रही है, प्रैग्मेटिक रुख अपना रही है। जैसे आपके चांसलर जो मार्च है ऑफ जर्मनी और जो पीएम है स्टारमर, ये आपके डायलॉग नेगोशिएशन को ध्यान में रख रहे हैं विद यूएसए और ट्रेड वार को अवॉइड कर रहे हैं। जबकि जो हार्ड लाइनर है लाइक फ्रांस, वो चाहते हैं कि जो ब्लैकमेल है उसको रिजेक्ट करना चाहिए और हमें भी रिटालिएट करना चाहिए, मतलब फ्रांस को या फिर यूरोपियन यूनियन को रिटालिएट करना चाहिए। तो ये चीज़ इसमें कही गई है। तो इसमें अभी वे फॉरवर्ड क्या है कि यूरोपियन यूनियन को भी अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। WTO को फिर से रिवाइव करना ज़रूरी है और सेपरेट सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रेड को जो है वो इंश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो यूएसए है वो खुद नाटो का मेंबर है, ओरिजिनेटर है, और वही क्या कर रहा है, नेटो नेशन के ऊपर ही सिक्योरिटी थ्रेट को क्रिएट कर रहा है, सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क मतलब ग्रीनलैंड एक्वायर करना चाहता है और ग्रीनलैंड इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस टेरिटोरी ऑफ डेनमार्क। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अभी आरबीआई ने प्रपोजल दिया है कि इंक्लूड प्रपोजल टू लिंक डिजिटल करेंसीज ऑन द ब्रिक्स एजेंडा। तो जो ब्रिक्स है, जो एक रीजनल प्लेटफॉर्म है ऑफ द ग्लोबल साउथ का, इसमें जो आपकी राइजिंग इकोनॉमी है लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो जो डिजिटल करेंसीज है उनको अलाइन करने की बात कही जा रही है विद ब्रिक्स। और ब्रिक्स का खुद का भी एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इससे होगा क्या, जो डॉलर का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है उसको हेज किया जा सकेगा। तो डी डॉलराइजेशन होगा, उससे जियोपॉलिटिकल हेजिंग होगी। तो यूएसए का जो एक डर रहता है सैंक्शंस का, उसको हम काफ़ी दूर तक मिटिगेट पर कर पाएंगे। और जो देश है लाइक माइंडेड नेशन, वो अपने खुद के करेंसी में जो है डील कर पाएंगे। तो अभी इसमें हिस्ट्री देखें तो ब्रिटन वुड्स एरा आया, ये भी यूएसए डोमिनेटेड था। स्विफ्ट एरा, ये भी यूएसए डोमिनेटेड है। फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, बिटकॉइन क्राइसिस के बाद 2022 में सैंक्शंस का डर सताने लगा डिफरेंट नेशंस को। तो प्रेजेंट में इसीलिए इंडिया हो या फिर जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है लाइक ब्रिक्स, वो चाह रही है कि डी डॉलराइजेशन हो और क्या किया जा सके, जो जियोपॉलिटिकल डर है, इकोनॉमिक डर है बाय यूएसए, उसको हम मिनिमाइज कर सके। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें एग्जाम में बन सकती है। नेक्स्ट है IMF अपग्रेड्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.3। तो IMF क्या कर रहा है, इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस को फॉर 25-26 इसको IMF ने अपग्रेड किया है टू 7.3। जबकि हम देख सकते हैं कि डिफरेंट रीजन का जो ग्रोथ रेट है वो हमारे देश के ग्रोथ रेट से काफ़ी नीचे है। तो इसका एक रीज़न अगर आप देखिए तो हमारी देश की जो कंज्यूमरिस्टिक इकोनॉमी है उसको आप देख सकते हैं, डिमांड हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। फिर थर्डली देखें तो हमारे देश में जो मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है लाइक इन्फ्लेशन हो, सप्लाई डिमांड हो, वो डेवलप हो रही है। और धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी ध्यान दी जा रही है, जैसे PM गति शक्ति हो एट्सेट्रा, इनोवेशन में भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इससे क्या है, इंडिया का फ्यूचर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी आगे जा सकता है। तो इसमें अभी ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्शन है वो
वो काफ़ी सही है और इंडिया इसमें जो हमारी वीकनेसेस है उनको हम दूर कर सकते हैं, जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, देन जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो भी हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनको फाइनलाइज करना एसेट्रा, ताकि हम अपनी जो विकसित भारत का गोल है बाय 2047 उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट है पावर मिनिस्टर नाउ सीक टू ओवरसी न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन। तो हाल ही में शांति एक्ट आया और शांति एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो हमारी न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है उसको हम बढ़ा सके। कि कैसे बढ़ा सके? बाय अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। नो डाउट फाइनल जो से है कंट्रोल है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास ही रहेगा, जिसको हेड करते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या फिर प्राइम मिनिस्टर खुद। तो हमारा टारगेट है कि हमें विकसित भारत बनने के लिए हमें एनर्जी सेगमेंट में काफ़ी आत्मनिर्भर बनना होगा। तो उसके लिए हम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभी अगर देखें तो लगभग 8 गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक एक क्लीन फ्यूल है और इसको क्या है, एक बार प्लांट में खर्चा होता है नो डाउट, लेकिन बाद में हम इससे सस्टेनेबल एनर्जी को अचीव कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एटॉमिक एनर्जी किसके अंडर आती है? PMO। और जो भी सिविल न्यूक्लियर हमारी फैसिलिटीज़ होती है वो किसके सेफगार्ड के तहत आती है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत, जिसका फॉर्मेशन 1957 में हुआ था। एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है। तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में बन सकती है, ध्यान रखिएगा। और जो आपकी पुरानी एटॉमिक एनर्जी है एक्ट है, इनको तो आपका रिमूव किया गया है बाय दी शांति एक्ट। क्यों? ताकि हम विकसित भारत का गोल को अचीव कर सके, एनर्जी रिलायंस जो है उसको प्राप्त कर सके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।